Hello students, so in today's video lecture we are going to study alternative selectable marker. We also call it insertional inactivation. इसके पहले वीडियोस में आपने पढ़े थे कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी जीन्स थे, दैट इज़ इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स किया था हमने एक एंटीबायोटिक के साइट लिए थे, दैट इज़ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी जीन वाले साइट लिए थे। वहाँ पर हम लोगों ने फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट किए थे, जिसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी जीन है वो इनएक्टिवेट हो गए थे। और इसके वजह से हम लोगों ने आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने सेलेक्टेबल मार्कर्स को इस्तेमाल कर रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को पहचान पाए थे। लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को पहचानने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक से भी ज़्यादा अच्छा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसमें देखो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड लिए गए हैं, PUC प्लाज्मिड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 19। इसमें एम्पिसिलिन साइट तो है रेसिस्टिविटी साइट, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी साइट नहीं है। इस जगह पे जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी साइट है वहाँ पर है बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन का साइट। यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन है, मतलब इसके अपने सीक्वेंस है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये जीन क्या प्रोड्यूस करेंगे? बीटा गैलेक्टोसाइडेस। आपने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है उसमें लैक जेड था ऑपरेंट कंसेप्ट में, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस कर रहे थे। और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस है वो लैक्टोज शुगर को हाइड्रोलिसिस करने में मदद कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन है, अगर हम यहाँ पे फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, सपोज इंसुलिन बनाने वाले जीन, इसको आपने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो कौन से सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गए? बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन के सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गए। अब ये इनएक्टिवेट हो गया ये जीन। अगर ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये जीन कैसा था? क्रोमोजेनिक जीन था, मीन्स कलर जनरेटिंग जीन था। अब आपने इसको कलर जनरेटिंग जीन को इनएक्टिवेट कर दिया फॉरेन जीन डालकर, तो अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बना पाएगा, ठीक है, तो कोई भी कलर नहीं देगा। लेकिन सपोज़ अगर आपने लाइगेट नहीं किए फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन हमारा एज इट इज़ है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम। और बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम क्या करते हैं? कुछ सबस्ट्रेट होते हैं दैट इज़ बीटा गैल, ठीक है। ये कुछ सबस्ट्रेट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जिससे कि ये रिएक्ट कर बीटा गैलेक्टोसाइडेस ब्लू कलर बना देते हैं, बैक्टीरिया को ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया ब्लूइश अपीयर होते हैं। नाउ अब आपने इसमें फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिए, लाइगेट कर दिए, तो जीन ऑफ ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन है वो इनएक्टिवेट हो गए क्योंकि इसके सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गए। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनाएंगे, तो बीटा गैल को सबस्ट्रेट को ये एक्ट कर उस पर कोई भी कलर नहीं देंगे, क्योंकि ये बन ही नहीं रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस, तो कोई भी कलर नहीं मिलता, राइट। इसका मतलब आप यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हम लोग फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें भी डालेंगे, यानी वो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA होगा, तो वो कलर कोई भी कलर नहीं देगा। जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA होगा वो कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन इनएक्टिवेट हो गए हैं। Now again we will consider the 3 steps here। देखो 3 केसेस लेंगे। फर्स्ट है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जा चुका है, ऐसा वेक्टर को डालेंगे कल्चर मीडियम में जहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। एक में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं, मान लो आपने इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से खोला, ठीक है, DNA को, लेकिन वो तुरंत आपस में चिपक गए, बंद हो गए, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जा गया। तो एक वो भी केस हो सकता है। एक वो भी केस है कि जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट तो गए हैं पर बैक्टीरिया उसे नहीं लेगा, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, इसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है हमें सो डैट कि ये एक्सेप्ट करे, लेकिन इसके अंदर नहीं गए हैं थर्ड केस में, तो ये वेक्टर नहीं गया, तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। इन दोनों में वेक्टर चले जाएंगे, ठीक है, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स। बट इन दोनों में से भी एक रिकॉम्बिनेंट है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसमें हमारा फॉरेन जीन ये चले तो गए हैं वेक्टर बैक्टीरिया के अंदर, ट्रांसफॉर्मेंट तो बन गए, लेकिन इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। सेकेंड वाले केस, इसमें हमारा जीन ये ट्रांसफॉर्मेंट ये भी है क्योंकि इसमें वेक्टर चला गया है, पर इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, सो वी कैन कॉल इट रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अब देखो हमें इन तीनों में से कौन सा बैक्टीरिया चाहिए?
जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले, यानी फर्स्ट केस ओनली, बाकी सभी को हटा देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो सभी में एम्पिसिलिन साइट तो थी, ठीक है, एम्पिसिलिन साइट है, रेसिस्टिविटी साइट, जो कि इन्हें एम्पिसिलिन से बचाएंगे। तो अब ये तीनों बैक्टीरिया का केस लो। एक तो इसमें हम लोगों ने क्या किए, सॉल्यूशन में जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे उसमें एम्पिसिलिन डाल दिए, ये एंटीबायोटिक है। तो देखो इसमें तो गए ही नहीं थे, तो एम्पिसिलिन रेसिस्टिविटी जीन नहीं थे थर्ड केस में, क्योंकि ये आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो ये तो तुरंत मारा जाएगा एम्पिसिलिन डालोगे तो, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे रेसिस्टिविटी जीन नहीं थे। इन दोनों में एम्पिसिलिन रेसिस्टिविटी जीन थे, यानी इसमें जो हमारा एक रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें रेसिस्टिविटी जीन थे, तो ये दोनों सर्वाइव कर गए। बट हमें क्या चाहिए, ओनली द रिकॉम्बिनेंट, हमें तो नॉन रिकॉम्बिनेंट भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो इसमें है, फर्स्ट वाले केस में। तो देखो अब हमें पहले वाले सिस्टम में हमें क्या करना पड़ता था, एक बार एम्पिसिलिन में डालना पड़ता था, प्लेटिंग सिस्टम करना पड़ता था, एक बार टेट्रासाइक्लिन, तो काफ़ी क्यूबरसम प्रोसेस थे, ठीक है, काफ़ी टीडियस प्रोसेस थे। तो इसीलिए ये जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है, इससे मेथड काफ़ी ईजी हो गया। अब देखो इसमें क्या किया गया, डायरेक्ट आप क्या देख रहे हो कि जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए थे, ठीक है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए थे, उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है प्रोड्यूस नहीं हुए, तो कोई भी कलर नहीं मिला। तो ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले जो भी बैक्टीरिया गए थे वो वाइट कलर के कॉलोनीज़ बनाएंगे, क्योंकि उसमें बना ही नहीं। और इसमें आप क्या देख रहे हो, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे थे जो कि ब्लू कलर दे रहे थे, राइट। तो ये ब्लू कलर के कॉलोनीज़ हो गए। तो नाउ हमें अब किसे हटाना है, हमें नज़र आने लगा ब्लू कॉलोनीज़, तो ब्लू कॉलोनीज़ को हम लोग हटा देंगे, ठीक है, और जो उसमें वाइट कॉलोनीज़ थे उसे हम लोग कंसिडर करेंगे और बायोरिएक्टर में ले जाएंगे, जहां हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर बढ़ेगा, राइट। नाउ हमें बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाना है। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है उन्हें मजबूर कर देना कि वो हमारे बनाए हुए वेक्टर को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आप सिंपली बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो और उसमें वेक्टर डाल दोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले, और आप सोचोगे कि ये बहुत आराम से अपने बॉडी के अंदर ले लेगा, तो ऐसा नहीं होता। हमें इसे कॉम्पिटेंट बनाना होता है, इसमें एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है होस्ट सेल में, सो डैट कि ये फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले ले, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। अब देखो क्यों नहीं अंदर जाता, क्योंकि जो वेक्टर आप बनाए हो वो भी तो प्लाज्मिड का बना हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो डीएनए मॉलिक्यूल, और जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, राइट। और जो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का बना होता है, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोफिलिक डीएनए को बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकते हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। बैक्टीरिया में बाहर से सेल वॉल भी होते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, बाइलिपिड लेयर होते हैं। तो ये लिपिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो अलाउ नहीं करेंगे हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि हाइड्रोफिलिक है उसको अंदर जाने के लिए। तो ऐसे केस में हमें इसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। तो 2 मेथड से बनाएंगे, एक केमिकल मेथड्स एंड एक फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट मेथड होगा, राइट। नाउ सी, अगर आपने केमिकल मेथड लिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हो तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। तो अब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैटायंस के फॉर्म में टूट जाएंगे, यानी कैल्शियम डाइवैलेंट आयंस बन गए Ca2+। अब ये Ca2+ जो है वो जाकर सेल वॉल से चिपक जाएंगे, बैक्टीरिया के सेल वॉल से, और ये क्या करेंगे, पोर क्रिएट कर देंगे, एक होल जैसे क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर चले गए। लेकिन ये सेल वॉल के अंदर तो चले गए, पर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको तो एंटर करना है साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के। अब ये यहाँ पर फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, ये पूरे सिस्टम को इंक्यूबेट किए जाते हैं, आइस पर 0 डिग्री पर रखे जाते हैं, ठीक है, आइस पे रखे जाते हैं, यानी 0 डिग्री आपने टेम्परेचर दिया। तो इससे क्या होता है, देखो सेल वॉल के अंदर, ये सेल वॉल मैंने लिए, सेल वॉल के अंदर तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी इसको जाना है, यानी साइटोप्लाज्म में आना है, लेकिन ये क्रॉस नहीं किया, आपने इसको 0 डिग्री पे रख दिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स के बने होते वो और भी कंडेंस्ड हो गए, और भी टाइट हो गए, तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद सडनली आपने थोड़े देर के लिए ब्रीफली 42 डिग्री टेम्परेचर दे दिए,
आपने क्या किए, 42 डिग्री टेम्परेचर पर रख दिया आपने सिस्टम को। तो क्या हुआ, आपने पहले 0 रखे तो ये कंडेंस्ड हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर जैसे ही आपने 42 डिग्री का हाई टेम्परेचर दिया तो क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स के बने हुए हैं वो लिक्विफाइड हो गए थोड़े से, ठीक है, और जिसकी वजह से पोर्स क्रिएट हो गए और ये चले गए अंदर, राइट। तो ये साइटोप्लाज्म में चले गए, लेकिन अभी भी पोर खुले हुए हैं तो ये बाहर आ सकते हैं, पोर से बाहर आ सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसे वापस फिर से 0 डिग्री पर रखा गया, बैक टू आइस, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से कंडेंस हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे। और देखो इस तरह से हमारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चले गए। गॉट इट। यानी हीट शॉक ट्रीटमेंट हमने दिया। हमने क्या किया कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम डाइवैलेंट से सेल वॉल में पोर क्रिएट किए, फिर हमने हीट शॉक ट्रीटमेंट दिए, 0 डिग्री पर रखा, फिर 42 डिग्री पर, फिर वापस 0 डिग्री पर रखकर हमने हीट शॉक ट्रीटमेंट दिए, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है मजबूर होकर उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने बॉडी के अंदर ले लिया। नाउ इज़ फिजिकल मेथड, जो कि एक वेक्टरलेस मेथड है। इसमें माइक्रो इंजेक्शन मेथड एंड बायोलिस्टिक जीन गन मेथड है, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, माइक्रो पिपेट नीडल्स लेते हैं और उसमें हम लोग उसमें डाल देते हैं और डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं। इस इंजेक्शन की मदद से हम लोग डायरेक्ट सेल के अंदर डाल देते हैं, एनिमल सेल के अंदर डाल देते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन बायोलिस्टिक जीन गन मेथड में क्या होता है, ये प्लांट्स में किए जाते हैं। प्लांट्स क्या किया जाता है कि जो एक गन जैसे होते हैं, आप इसको देख सकते हो यूट्यूब में भी या गूगल में आप देख सकते हो कि जो जीन गन होते हैं वो बिल्कुल गन की तरह होते हैं और उसमें गोल्ड एंड टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके साथ लाइगेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। गोल्ड और टंगस्टन के जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं उसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं और फिर बम्बार्ड कर देते हैं, शूट कर देते हैं प्लांट के सेल में। तो बहुत इतने हाई स्पीड में बम्बार्डमेंट होती है, इतने हाई वेलोसिटी में होती है कि ये डायरेक्ट चले जाते हैं न्यूक्लियस में, राइट। तो इसको बोलते हैं बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। थैंक यू चिल्ड्रन।